बेटे, अपने इस लेक्चर में हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट, और वहाँ पर हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। राइट। तो आज हम क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्वांटम नंबर एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि क्वांटम नंबर जो होते हैं ये एक तरीके से कहो तो इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस का काम करते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये उसकी स्पिन क्या है, सारा इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के हैं। ठीक है। जिसमें पहला क्वांटम नंबर अभी हम आज स्टडी करेंगे एंड दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल में स्पेलिंग को आप ध्यान देंगे, जो है पीएलई नहीं लिखेंगे। लास्ट क्लास में शायद मिस्टेक से मैंने पीएलई लिख दिया था, तो उसको आप वहाँ पर जो है अपनी कॉपी में भी करेक्ट कर लेना। राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसे हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में पॉइंट वाइज अगर चीज़ें देखें तो इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है उसके बारे में ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है। राइट। और उसके सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से हमको पता चलती हैं। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, velocity of electron, velocity of electron, energy of electron in the orbit, energy of electron in orbit, etc. इन सारी बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मिलती है। अच्छा, आपको याद हो रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेटा, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, रेडियस इज इक्वल टू कितना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो रेडियस में एन आया था, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट। अब इसके बाद वहाँ जो नंबर ऑफ ऑर्बिट आपने बोला था उस समय जो है, तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिट ही बताता है। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, वहाँ भी एन आया था। एनर्जी का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, ये भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ जो ये एन आ रहे हैं, ये एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑब्वियस सी चीज बेटा कि अगर ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो इसकी जो वैल्यू है, दूसरा पॉइंट हम लिख लें कि इट इज ऑलवेज, ये हमेशा कैसा होगा, इट इज ऑलवेज नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो, इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, इट इज ऑलवेज नॉन जीरो, इंटीजर एंड पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा। राइट। इसकी जो वैल्यू है, थर्ड पॉइंट हमने देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 अब सो ऑन, और यही बाद में नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया 1 2 3 4, जिसको बाद में हमने इसको के सेल भी बोलते हैं, एल एम एन, ऐसे ही बेटा आगे आएगा तो ओ
और फिर कैपिटल पी। ये कैपिटल पी मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी आगे हम लोग एक स्मॉल पी भी यूज करेंगे, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल और स्मॉल दोनों जगह जो है बहुत सोच समझ के लिखना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, जहाँ से हमको जो है रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये नॉन जीरो होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, और जो सिंगल ये तुम्हारा फ्रैक्शनल नहीं होगा ये, और इसको हम 1 2 3 4 से इंडिकेट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है, और इसे के एल एम एन सेल के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ना, सेकेंड क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो हमारा नेक्स्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, इसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। इट टेल्स अबाउट angular momentum ऑफ इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। दैट्स वाई it is also called क्या बोला जाता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, राइट। जो ये क्वांटम नंबर है, इस क्वांटम नंबर को हम पॉइंट वाइज अगर देखें, पॉइंट इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज it tells about shape of orbitals, राइट। आप ध्यान देना जरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है ये बताता है, ठीक है बेटा। यानी इसका नंबर अगर हमें पता हो एजीमुथल क्वांटम नंबर का, हम तो ऑर्बिटल के शेप के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जरा हम बात करें कि इसके दूसरे और क्या क्या नाम हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या लेजर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। लेजर क्वांटम नंबर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, राइट। तो अगर आपको स्कूल में अगर लिखना होगा, या स्कूल के एग्जाम में अगर आपको लिखना है, जिन बच्चों को स्कूल के एग्जाम देने हैं, 11th के जो स्टूडेंट हैं खास करके, तो वो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और लेजर क्वांटम नंबर। तो वो वर्डिंग आप अपने से बना सकते हो, राइट। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट डी, कि जो हमारा पर्टिकुलर नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू, ठीक, और ये एल की वैल्यू जो होती है, तो ये किस ऑर्बिटल के बारे में बताता है?
ठीक। एल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये किस ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बेटा सब ऑर्बिट बोलेंगे ना, सब ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में तो बताता ही है, लेकिन सब ऑर्बिट के बारे में अभी पहले हम देखें कि जैसे एल की वैल्यू अगर 1 हो, सबसे पहले एल की वैल्यू 0 लेते हैं, 1 न लेके एल की वैल्यू क्या ले लें? 0। अगर एल की वैल्यू 0 तो वहां से आप देखोगे एल की वैल्यू 0 तो ये किसके लिए है? सब ऑर्बिट एस के लिए। एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये सब ऑर्बिट क्या बताएगा? पी को बताएगा। और एल की वैल्यू अगर डी है तो ये कौन सा सब ऑर्बिट, सॉरी, एल की वैल्यू अगर 2 है तो ये कौन से सब ऑर्बिट के बारे में बताएगा? डी के बारे में। और एल की वैल्यू अगर 3 है तो ये किस सब ऑर्बिट के बारे में बताएगा? एफ के बारे में। राइट। अब नॉर्मल आप एक बात ऐसे समझ लें कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं। क्लास 10th में ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, और जिन बच्चों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं यहाँ रिवाइज करा दूँ कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में जो रिवॉल्व करते हैं उनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट फर्दर डिवाइड किस में होता है? सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में। ठीक। और ये सब ऑर्बिट फर्दर डिवाइड किस में होता है? ऑर्बिटल में। राइट। बात समझ में? अब देखो बेटे, अगर हम बात करें कि एल की वैल्यू 0 है तो ये सब ऑर्बिट को किस सब ऑर्बिट को इंडिकेट करेगा? एस को, 1 पी को, 2 डी को और 3 एफ को। बात आती है कि क्या इसके बाद की भी हम कोई वैल्यू, मान लो 4 हो तो क्या होगा? देखो बेटे, हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसे हम जी तो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, लेकिन अभी ये यूज्ड में नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अपने जितने भी एलिमेंट हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है कि इलेक्ट्रॉन का उनमें कैसे अरेंजमेंट है, तो वो F तक आके कंप्लीट हो जाते हैं, आगे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो टर्म क्या यूज किया जाना है? G। राइट। ओके, तो इसलिए L की वैल्यू तो हम मैक्सिमम कितना लेके चलेंगे? 0, 1, 2 एंड 3 यही लेके चलेंगे। और 0, 1, 2, 3 में जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग सब ऑर्बिट हम SPDF को कंसीडर करेंगे। राइट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू सब ऑर्बिट वैल्यू ऑफ L की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है बेटा? 0 से लेके कहां तक? n-1 तक। राइट। कहां से कहां तक? 0 से लेके n-1 तक। क्लियर? अब इसके बाद की कहानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में हम एक साथ देखेंगे। अभी सिर्फ हम शॉर्ट नोट के रूप में क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, फिर अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे आएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ सब ऑर्बिट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑर्बिट को सब ऑर्बिट में डिवाइड किया गया और सब ऑर्बिट को किस में डिवाइड किया गया? ऑर्बिटल में। ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को और क्या क्या हम बोलते हैं? उसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी, सब्सिडियरी या लेजर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और n के लिए l की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ l फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट n, तो वो क्या होगा? 0 से लेके n-1 तक। राइट। इसको यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको कि जैसे सपोज करो कि अगर n की वैल्यू 1 हो, क्योंकि n 0 तो हो नहीं सकता, तो बेटे L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी 0।
0 माइनस 1 0, तो एल की एक ही वैल्यू आ रही है 0। अच्छा, अगर n की वैल्यू 2 सेकेंड ऑर्बिट में आ जाए तो l की वैल्यू कितनी आएगी, एक 0 और दूसरा 1, राइट। 0 और 2 माइनस 1 यानी 1, तो दो वैल्यू आ गई 0 2 1। फिर अगर l की वैल्यू हम 3 ले लें, n की वैल्यू 3 ले लें यानी थर्ड ऑर्बिट, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2। फोर्थ ऑर्बिट ले लें तो वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2 3, राइट। इसका मतलब कि ये तो हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिट, और L किसके बारे में बताता है, सब ऑर्बिट के बारे में, तो ये जो है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स हो गए। तो ऐसे अगर बेटा यहां से आप देखो तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो सब ऑर्बिट के नंबर हैं वो ऑर्बिट के नंबर के बराबर ही हैं। मतलब समझ में आया? जैसे ये सब ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 1 है तो इसमें सब ऑर्बिट कितने हैं, केवल एक। ये ऑर्बिट नंबर 2 है तो इसमें सब ऑर्बिट कितने हैं, 2। यहाँ 3 है तो ये कितने हैं, 3। यहाँ 4 है तो सब ऑर्बिट कितने हो गए, 4। अच्छा, इन सब ऑर्बिट को अगर हम उस तरीके से लिख लें तो जैसे 0 अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, S, 1 को P, 2 D, 3 F। तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सब ऑर्बिट है जिसके लिए L की वैल्यू क्या है, 0, और L की वैल्यू अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1s। L की वैल्यू 0 हो तो क्या होता है, S, और ये S सब ऑर्बिट किस ऑर्बिट का है, 1 का, तो हमने दोनों को लिख दिया 1s, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का S सब ऑर्बिट। इसी तरीके से जब 2 के लिए 0 तो 2s हो गया, और जब 2 के लिए 1 आ रहा है L की वैल्यू तो यानी ये 2p हो जाएगा, 2p। इसी तरीके से 3 के लिए 3s होगा, 3p होगा, और जब L की वैल्यू 2 आएगी तो 2 किसके लिए है, D, तो क्या हो गया, 3D हो गया। फिर इसी तरीके से 4s हो गया, 4p हो गया, 4D हो गया, और जब 3 आएगा तो क्या हो जाता है, 4f हो गया, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां पर भी एक चीज आप ध्यान रखना कि जब 5 पे आओगे ना तो 5 पे आने पर जो है n की वैल्यू जब 5 आती है तो जो L की वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 तो आएगी, लेकिन बेटा अभी मैंने बताया कि इस 4 को आगे हम अभी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। तो हम जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ 5s 5p 5d और 5f यहीं पे रुक जाएंगे, g पर नहीं जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब देखो यहां से आप जरा कुछ कॉमन चीजें जरा हम देखें यहां से। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए सब ऑर्बिट का नंबर कितना है, ऑर्बिट के नंबर के बराबर। 1 है तो 1 सब ऑर्बिट, 2 है तो 2 सब ऑर्बिट, 3 है तो 3 सब ऑर्बिट, ऐसे करके चलेंगे। ये 4th तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद कंसीडर नहीं करेंगे। तो कुछ जनरलाइज करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट फॉर अ सब ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। लेकिन ध्यान रखना ये n 4th तक ही एप्लीकेबल है, 4th के बाद इसे अप्लाई मत करना, राइट। तो उसको जनरलाइज करके जरा कुछ चीजें हम यहाँ पर लिख लें सबसे पहले। अच्छा, पहले कुछ और चीजें भी देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। एक पॉइंट तो पहले हम बोलेंगे कि फॉर एन ऑर्बिट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इज इक्वल टू n। किसी ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो ऑर्बिट के नंबर के बराबर होंगे, राइट। दूसरा पॉइंट बेटा, जो सब ऑर्बिट है ना, हमने अभी आपको क्या बताया कि ऑर्बिट डिवाइड किस में है, ऑर्बिट डिवाइड है सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में, और ये सब ऑर्बिट डिवाइड किस में है, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। तो अभी हम सिर्फ सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात कर लें, राइट। तो सब ऑर्बिट s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। लेकिन अगर सब ऑर्बिट p है
तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। सब ऑर्बिट अगर d है, ठीक है, सब ऑर्बिट क्या है? d, तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। d में कितने होते हैं? 5, राइट। d में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। f की बात कर लें तो f में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। f में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 7। 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो सब ऑर्बिट अगर s है तो उसमें ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? 1 होगा। p में कितना होगा? 3 होगा। d में कितना होगा? 5 होगा। और f में कितना होगा? 7 होगा, राइट। अच्छा, जरा एक चीज देखना बेटा, l की वैल्यू क्या थी? 0। यहां l की वैल्यू क्या थी? 1। यहां l की वैल्यू क्या थी? 2। और यहां l की वैल्यू क्या थी? 3, राइट। यहां से जरा एक कुछ कॉमन चीज हम निकालने की कोशिश करें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट। किसी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होंगे? तो ऑर्बिटल्स के नंबर होंगे 2l+1, राइट। अब जरा देखना, अगर s लेंगे तो s में l की वैल्यू कितनी लेंगे? 0। तो यहाँ अगर 0 पुट कर दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये देखो 1 है। अगर p लेते हो तो l की वैल्यू कितनी लोगे? 1। यहाँ 1 पुट कर दोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3। यहाँ 2 लोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 और +1 कितना हो गया? 5। ये 3 हो गया तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। 6 + 1 कितना हो गया? 7, राइट। तो ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट वाइज में लिखता जा रहा हूं, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ध्यान देना बेटा, मैं ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूं, ऑर्बिटल बोल रहा हूं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, ये ब्लॉक जो बना रहे हैं इन्हें हम ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे की क्या रहेगी? अपोजिट। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमसे पूछे कि किसी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कि जितने उसमें ऑर्बिटल हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक और हमारा क्वेश्चन यहां बन गया, क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट, किसी सब ऑर्बिट में, ठीक है बेटा। अब ये कितना हो जाएगा? तो यहां हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2l+1, ठीक। या इसी को हम बोल सकते हैं 4l+2, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए, क्लियर। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर सपोज करिए कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, राइट। तो हम इसको जैसे लिखना होता है ना कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे p के ऊपर ऐसे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बोला p3 कॉन्फ़िगरेशन। तो p3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब p सब ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 एंड 3, राइट। पहला क्वेश्चन आता है कि हमने सबको अलग अलग क्यों रखा? जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे तो यहां क्यों नहीं रखा? तो ये बेटा एक रूल है, ठीक है ना, जिसे हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो जब तक पॉसिबल है, जैसे एक सिंपल चीज समझो, मान लो ये 3 कमरे हैं ना एक घर में और 3 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि तीनों लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे, ठीक है, प्रीफर करेंगे। लेकिन मान लो अब 4th आदमी आएगा तो वो कहां जाएगा? तो जो 4th बंदा आएगा वो 4th बंदा फिर किसी के साथ रूम क्या कर लेगा? शेयर। तो अब कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस सिचुएशन में जब हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा? इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो हम 1 2 3 पहले तो ऐसे फिल करेंगे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में इसको अनपेयर्ड कर देंगे, मतलब पेयर कर देंगे। ध्यान देना, पेयरिंग में भी एक की स्पिन पॉजिटिव होगी तो दूसरे की स्पिन नेगेटिव होगी, यानी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, राइट। तो हुंड्स रूल हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जो पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं उसको आप समझो। जैसे सपोज करो कि P3 था तो हमने ऐसे रख दिया, P4 हुआ तो ऐसे कर दिया। अब मान लो ये P5 होता तो आप क्या करते? तो आप इसको ऐसे कर देते। P6 होता तब क्या करते? ऐसे कर देते। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? P6 हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी सब ऑर्बिट में, जैसे यहां पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब ऑर्बिट, तो हमने निकाल दिया ये। मान लो किसी पूछे कि किसी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द सेम स्पिन, तो देखो बेटे यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6 हो सकते हैं, लेकिन सेम स्पिन के कितने हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। सेम स्पिन के कितने होंगे? 3 होंगे। किसमें? पी में। यानी पी में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? 3। और सेम स्पिन के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट, किसी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? 2l+1, राइट। कितना? 2l+1, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर। जितने ऑर्बिट होंगे उतने हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3 ऑर्बिट थे तो मैक्सिमम 3 ही अनपेयर्ड हो सकते हैं। अगला जो आएगा वो तो पेयरिंग में हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट विथ सेम स्पिन, क्या लिखना होगा बेटा? विथ सेम स्पिन। अगर यही चीज विथ सेम स्पिन नहीं बोलता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4l+2, डबल हो जाएगा। एक स्पिन वाले और दूसरे स्पिन वाले, तो एक स्पिन वाले अगर मान लो 3 है तो दूसरे स्पिन वाले 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट, तो हम लिखेंगे कितना? 4l+2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट विद द सेम स्पिन, तब हम कितना लिखेंगे? 2l+1, राइट। ये पूरी बात हमारी हो गई है सब ऑर्बिट से रिलेटेड, या जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके बारे में। बाकी डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते समय हम सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है, थर्ड वन, एंड दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको स्मॉल m से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे ms से इंडिकेट किया जाता है, ठीक। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम चीज है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशनल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशनल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि स्पेस में उनका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। ये बेटा जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m, जो m का नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा -l
टू जीरो टू प्लस एल, किसके लिए? किसी सब ऑर्बिट के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझना, जैसे सपोज करो कि एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी कि भाई ये भी 0 ये भी 0। लेकिन अगर एल की वैल्यू 1 हो गई तो एम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1 0 +1। और आप ध्यान दो तो एल की वैल्यू 1 का मतलब सब ऑर्बिट कौन सा होता है? सब ऑर्बिट पी होता है। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो हर ऑर्बिटल के लिए एक ये नंबर मिल गया, इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1, राइट? तो आप ऐसे लिख सकते हो -1 0 और +1। क्लियर? इसी तरीके से L की वैल्यू 2, तो अब अपने आप दिमाग में आ जा रहा है कि अगर L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा था? ये तो L की वैल्यू 1 पर P सब ऑर्बिट था। L की वैल्यू 2 का मतलब D सब ऑर्बिट, तो D सब ऑर्बिट में ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 5 आनी चाहिए। कितने होते हैं? 5 होते हैं D में, ठीक? तो D में अगर 5 है तो वो 5 आना चाहिए, राइट? 5 ऑर्बिटल हो गए, तो 5 कैसे आएगा? -2 -1 0 +1 और +2, राइट? अब इसके बाद चलो आगे जरा बात कर लेते हैं। अगर मान लो L की वैल्यू 3 आ जाए तो ऑब्वियस सी चीज है, ये D की जगह क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, और वैल्यू क्या होगी? -3 -1 -2 -1 0 +1 +2 और +3। क्लियर है बेटा? यहां से जो है किसी भी पर्टिकुलर L यानी सब ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल्स के लिए जो है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और आप देखोगे कि ये जो m की वैल्यू है ये सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर है। देखो p में कितना होता है बेटा? 3, तो इसकी कितनी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। d में कितने? 5, तो ये कितना आ रहा है? 5। f में कितने होते हैं? 7, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है? 7 वैल्यू आ रही है। -3 -1 -2, ये 2 है बेटा, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना। 2 -1 0 +1 +2 एंड +3, राइट? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में चीजें हो गई। तो ये अब आप एक चीज देखो, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना बेटा? कोई भी पर्टिकुलर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? किसी ऑर्बिट में होगा। ऑर्बिट में किस में होगा? किसी सब ऑर्बिट में होगा। और सब ऑर्बिट में किस में होगा? किसी ऑर्बिटल में होगा। और सब ऑर्बिटल में वो उसकी कुछ स्पिन होगी। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर 4, उसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? एस से इंडिकेट कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बेटे दो ही वैल्यू होती है, एक या तो +12 और या तो -12। देखो +12 -12 इसको बोलते हैं इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। तो ये जो +12 है ये क्लॉकवाइज स्पिन को इंडिकेट करता है, क्लॉकवाइज स्पिन, राइट? और -12 जो होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? वो क्या है? क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन अगर ऑप्शन में है तो बेटा ठीक है, ये तो मतलब सही है, हम उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, +12 क्लॉकवाइज -12 एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेंगे। लेकिन बेटा आप एक चीज ध्यान देना कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक ऑप्शन आए कि इट इज द टू डिफरेंट quantum mechanical states, quantum mechanical state which has no classical analog,
क्लासिकल एनालॉग, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में हो और ऑप्शन में हमें एक ही टिक करना हो, सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो, तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी छोड़ के हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट टिक करेंगे। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईटी में पूछा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल जनरली हम हमेशा बात करते हैं प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज स्पिन और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। लेकिन इसको अगर क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करके देखेंगे बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन के दो डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक ना। और उससे रिलेटेड अगर ये पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट अगर ऑप्शन में होता है, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ के भी इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, राइट। तो ओवरऑल हमने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट को फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं, सब ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं। सब ऑर्बिट को फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं, ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं। और ऑर्बिट के बारे में हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब ऑर्बिट के बारे में हमें कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उनके ओरिएंटेशंस के बारे में, उनके शेप के बारे में तो हमें एल से ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे, उसे याद करेंगे, जितने भी पॉइंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको बताए गए हैं, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके नेक्स्ट लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जिसे आपको समझना है, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। क्लियर?